तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर किलो फिटनेस एंड लाइफस्टाइल चैनल पे। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं 57 साल के नेचुरल बॉडी बिल्डर कर्नल त्रिभुवन सिंह धामी। ना कि सिर्फ 31 साल की सर्विस की है, बल्कि और भी बहुत कुछ किया है बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट में। एक ऐसा स्पोर्ट जिसे इंडियन आर्मी में आज तक रिकॉग्निशन ही नहीं मिल पाई है। और आपको बता दूं कि इनकी सर्विस के दौरान ये एक अकेले ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया था एज एन ऑफिसर। बात करेंगे इनकी डाइट से लेकर ट्रेनिंग तक, बात करेंगे स्टेरॉइड से लेकर सप्लीमेंट्स तक, बात करेंगे इनकी पर्सनल, फैमिली और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बारे में। और वीडियो के सेकंड हाफ में मिलेंगे कुछ सरप्राइज टिप्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट वहाँ तक तो पहुँचेंगे। बड़ी लंबी जर्नी है। उतनी ही लंबी जर्नी मेरी आर्म फोर्सेस में रही है। जैसे मेरे फादर, ग्रैंडफादर, चाचा, मामा, चाचा के भांजे का, साले का, भतीजे का लड़का, मेरे फैमिली जेनेटिक्स में वो भी फोर्सेस में ही मिलेंगे। तो बेसिकली फैमिली ऑफ पीपल इन यूनिफॉर्म। बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक सिर्फ पैशन था। इंडिया में रहते हुए स्पोर्ट लाइक बॉडी बिल्डिंग, फॉर दैट मैटर किसी भी गेम को प्रोफेशन बनाने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है। क्रिकेट, गोल्फ, मे बी टेनिस, इस तरह के चंद एक स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में उतना पैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही सर। मैं भी सोचता हूँ कि जैसे अपना फुटबॉल ही ले लीजिए अगर, तो आज तक हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। मनी, इंटेंशन, पॉलिटिकल विल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो स्पोर्ट को इंडिया में करियर बनाना वो एक तरफ है। फिर उसके बाद अगर आप बॉडी बिल्डिंग को देखें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो ना कॉमनवेल्थ में है, न एशियन गेम्स में है, ना इधर ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है। सर, रीजन क्या हो सकता है इसका कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है? मतलब मेरे हिसाब से जो रीजन हो सकता है, अगर आप देखिए एथलेटिक्स में एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट्स और ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो आप बैन हो जाते हैं, आपका मेडल विड्रॉ हो जाता है, आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो ये वर्ल्ड ओवर प्रोसीजर है। तभी हमारे पास वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तभी हमारे पास इंडिया में नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बड़ा क्लियर है कि भाई आपको परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का यूज नहीं करना है, तभी स्पोर्ट्स चल रहे हैं। फेयर भी होगा। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो मैंने पहला अपने कंपटीशन लड़ा था वो था 1985 में कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो मैं मिस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी लड़ा था, तो जीत गया। मैं वहाँ जीता तो मेरा सिलेक्शन हो गया ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। तो मैं उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहा था जब मेरे को बड़े अच्छे कोच मिले जिन्होंने मेरे को बताया कि जूनियर नेशनल में गोल्ड लेना यानी कि जूनियर मिस्टर इंडिया जीतना इजी है कंपेयर टू मिस्टर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेना। उसकी वजह यह है कि जूनियर में एज लिमिट है, वाइल इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर, मिस्टर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में एज लिमिट नहीं है। जो पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, लॉ कर रहा है, वो भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता हो 31 ईयर्स का हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, तो एज इज नो बार। और मेरा बड़ा क्लियर था कि मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जो भी मेरा पैशन है मेरे को उसको एक लिमिट तक जाना था। तो इसलिए मैंने इसको बड़ा सिंसियरली इस स्पोर्ट को लिया। तो 1985-86 उस टाइम पे जब मैं कंपटीशन लड़ता था, मैं तब इंडिया, मिस्टर नॉर्थ ईस्ट, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर दिल्ली और जूनियर खेलते हुए ओपन भी लड़ा और वहाँ पर भी गोल्ड लिया अपने अपने वेट। तो क्योंकि आर्मी में तो फिर टोटली डिफरेंट है। एंड एज अ ऑफिसर आपको आर्मी इतना ज़्यादा स्पेयर भी नहीं करेगी अगर आप ऑफिसर हैं।
बिकॉज अगर आप ट्रूप लेवल पर हैं तो उसमें ये होता है भाई, अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मेरा कोई यूनिट में सोल्जर है जो नेशनल लेवल पे मिस्टर इंडिया जीत रहा है, एशिया खेल रहा है, तो फिर मेरा एज ए कमांडिंग ऑफिसर होता है भाई इसको स्पेयर कर दो। ये सुबह शाम सिर्फ प्रैक्टिस करेगा, इसको डाइट दो, इसका लुक आफ्टर करो, ही विल रेस्ट करेगा, वर्कआउट करेगा, डाइट लेगा और मेरे को मेडल चाहिए, ये अच्छा करेगा। तो एज ए वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद ऑफिसर हैं तो आपको उतना स्पेयर नहीं कर सकते थे। और एज इट इज आपने सुना ही है, हर जगह बोलते रहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स तो है ही, तो ऑफिसर को पहले तो कोई स्पेयर करेगा नहीं, तो फॉर अ ऑफिसर इस तरह के गेम को परस्यू करना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन उसके बाद 2017, 18, 19, 20 में मैं दोबारा कम बैक करके फिर पार्टिसिपेट किया, इतने साल के गैप के बाद। क्या एज थी सर 2017-18 में? 50। तो उस ज़माने में, पहले के ज़माने में और इस ज़माने में मैंने देखा बहुत फ़र्क था। उस ज़माने में हम लोग ये नहीं करते थे कि बॉडी को डिप्लीट कर दिया कार्ब से, सॉल्ट बंद कर दिया, ज़ीरो सॉल्ट कर दिया, फिर उसके बाद कंपटीशन से 48 घंटे पहले ज़ीरो वाटर कर दिया। बिकॉज क्या होता है कि जब आप स्टेज पे होते हो, कंटेस्ट, बॉडी शो कंपटीशन के लिए जब पोज करते हैं, तो उस टाइम आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होनी चाहिए। डिहाइड्रेट होगी, बॉडी में वाटर नहीं होगा, तो आपके हर मसल का श्रेड। ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछने वाला था, पर मैं अभी पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी लाइफ में कब स्टेरॉइड लिए, कितनी बार लिए, और उसके बारे में कुछ बताइए। उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं हमारे पास। एक बाहर से फॉरेन की मैगजीन आती थी, मसल एंड फिटनेस, उसको भी सब्सक्राइब करना पड़ता था, बड़ी एक्सपेंसिव होती थी वो। इस तरह का कोई यूट्यूब टीवी तो कुछ था नहीं। ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा अकेला स्पोर्ट है जिसमें आप अपने जेनेटिक्स को चैलेंज कर रहे हो। कई लोग जैसे मेरे से जिम में पूछते हैं कि मेरा बेटा जो है अभी 10th क्लास में है, ये वेट ट्रेनिंग और फिटनेस करना चाहता है, इसकी हाइट पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला क्या है कि अगर उस लड़के की मदर 5 फुट 10 इंच है या 5 फुट 11 इंच है और उसके फादर 6 फीट 3 इंच है, आप उसको 4थी क्लास से वेट ट्रेनिंग कराइए, वो 6 फुट तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज आप जेनेटिक्स को चैलेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली वेट ट्रेनिंग से हाइट पे कोई असर नहीं पड़ता? उतना नहीं पड़ेगा, मार्जिनल पड़ता है, बिकॉज वो भी क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत ग्रोथ आपके मस्कुलर डेवलपमेंट में चले जाता है, तो थोड़ी बहुत हाइट स्टंट होगी। हमारे ज़माने में बॉडी बिल्डिंग को बॉडी शो भी बोलते थे, बॉडी शो कंपटीशन। आप देखेंगे धूप में जाएंगे तो टी शर्ट पहनने से ये टैनिंग हो जाती है स्किन की। हाँ। तो उस तरह का टैनिंग होने से जजेस तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते थे स्टेज से। अच्छा, कि कॉस्ट्यूम नंबर 32 गो बैक। वाई? और आपकी इतनी अच्छी फिजिक है, आप भी सोचते थे भाई वाई। तो बाद में कोच बोलता था, तो मैं मना किया था कि धूप में ये टी शर्ट मत पहनो। वो जो डिफरेंस इन कलर, क्योंकि फिर वो उस जमाने में बोलते भाई बॉडी शो है, बॉडी ब्यूटीफुल, तो बॉडी हैज टू लुक ब्यूटीफुल। तो उस जमाने में भी स्टेरॉइड थे, बट बहुत लिमिटेड, जैसे जो मैंने सुना था। और क्योंकि मैं कंपटीशन लड़ रहा था, तो मेरे साथ के लोग लेते थे, जैसे डेकाडोरेलिन हो गया, स्टेनोजोल, विंस्ट्रॉल, इस तरह के, बट वो थोड़े लिमिटेड थे। अब जब मैंने देखा है 2017-16 के बाद जब मैंने कंपटीशन लड़ना दोबारा स्टार्ट किया, तो मैंने देखा इसमें रेवोल्यूशन है स्टेरॉइड्स में। अभी लोग प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से मतलब साइकिल फॉलो करते हैं, और बड़ी जैसे ग्रोथ हार्मोन्स आ गए हैं, पेप्टाइड्स आ गए हैं। अब ग्रोथ हार्मोन्स, अगर आप ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग देखिए और आज की बॉडी बिल्डिंग देखिए, एक जो बहुत प्रोमिनेंट आपको फर्क दिखेगा वो है आपका वेस्ट लाइन। अगर आप ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स देखेंगे तो उनमें देखेंगे उनकी वेस्ट लाइन बड़ी पतली होती थी, कमर बहुत पतली होगी। यू नो, आजकल का क्या है, जो कमर हम इसको गट बोलते हैं, गट निकला होता है, तो वो बाहर थोड़ा सा बड़ा है, उसके ऊपर एब्स के मसल्स बने हुए हैं। तो वो देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, और मेरे जैसे जो ओल्ड स्कूल वाले हैं उसको पसंद नहीं करते। हाँ, आपके फोटो मैंने देखे हैं, पेट बिल्कुल अंदर करके भी पोजिंग की। हाँ, हम लोगों का अगर आप देखो, उस जमाने में जब मैं कंपटीशन लड़ता था, उस टाइम मेरा वेस्ट 28.5 के आसपास था। आज भी 30 क्रॉस नहीं किया है एट दिस एज ऑल्सो। वेस्ट तो वेस्ट वो ये आता है आपका ये सारा एक्स्ट्रा स्टेरॉइड यूसेज से, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन्स। सर आप ही बता दीजिए कि रिटायरमेंट आपने कब हुआ और अभी कितनी एज है? दर्शक बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। जून 2021 रिटायरमेंट हो गया था, 31 साल आर्मी में, आर्मी लाइफ के बाद
एंड अभी तो 57 है, और क्योंकि मैं न्यू ईयर गिफ्ट था, मतलब 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को 58 हो जाएंगे। 58 हो जाएंगे। यस, तो एक एज जैसे वो तो बड़ा कॉमन है कि जस्ट अ नंबर, लेकिन नेचुरल को मैं हमेशा एडवोकेट करूंगा। तो वही मैंने जो सवाल पूछा था उसमें कि स्टेरॉइड्स का, तो नेवर एवर यू हैव टू, एक आध बार तो कभी मन में आया होगा कि यार करके देखते हाँ, मन में जरूर आया, बिकॉज क्या होता है जब आप नेशनल स्टेज पे खड़े हो और जब आप लाइनअप में खड़े हो तो आपके अगल बगल में जिन लोगों ने स्टेरॉइड ले रखे हैं उसको बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में जूस बोलते हैं। हाँ। तो कहते हैं जो आदमी जूस पर है वो उसका स्टैंडिंग एक अलग ही लगेगा, वो स्टेज में अलग ही इंप्रेसिव लगेगा, और आप नेचुरल हैं तो आप उतने इंप्रेसिव नहीं लगेंगे। हाँ, ऑब्वियसली कंपैरिजन हो जाएगा। कंपैरिजन हो जाएगा। स्टैंडिंग में वो बोलते हैं यार ये मान लो मेरा कॉस्ट्यूम नंबर 32 है, वो बोलेंगे वो एवरीबडी इज लुकिंग गुड, 32 का स्किन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सिमेट्री अच्छी है, लेकिन यू नो वो ये मिस्टर इंडिया स्टेज है, ये कुछ मिस्टर दिल्ली एली टाइप, मतलब उस लेवल का लग रहा है। तो ये बड़ा फर्क होता है जो स्टैंडिंग में आता है। लेकिन अभी क्योंकि इतने साल का तजुर्बा है, और फिर एक पोजिंग एक बहुत बड़ा आर्ट होता है बॉडी बिल्डिंग। मोस्ट कॉम्पिटिशन्स में आजकल वो बेस्ट पोजर एक अलग से देते हैं। हाँ, अवार्ड अलग से होता है। मेरे जमाने में बेस्ट पोजर होता ही होता था हर कंपटीशन में, चाहे आप मिस्टर दिल्ली है, मिस्टर इंडिया है, जूनियर मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, कहीं भी जाएंगे बेस्ट पोजर का एक अलग होता था, और मैं हर साल बेस्ट पोजर तो लेता ही लेता था। तो हाँ, 40 सेकेंड्स ही आपको मिलते हैं। तो पोजिंग एक आर्ट है। तो मैंने कई लोगों को देखा इतनी अच्छी फिजिक है, लेकिन जब वो पोजिंग करने आते हैं तो जजेस को इम्प्रेस नहीं कर पाते। तो एक तो पोजिंग था, और दूसरा एक बार क्योंकि उस स्टेज पे गया तो मेरा दिल तो किया था लेने का, लेकिन तब मैंने कोच से एक चीज़ पूछी थी कि सर मैं स्टेरॉइड लेने को तैयार हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है, ये मेरा सिर्फ पैशन है, आप मेरे को बताइए स्टेरॉइड लेके मेरा परफॉर्मेंस ग्राफ क्या होगा। तो उन्होंने कहा था आपका परफॉर्मेंस ग्राफ अगर ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वो ऐसे पीक ऊपर जाएगा स्टेरॉइड से एकदम पीक पकड़ेगा। मैंने उसके बाद स्टेरॉइड में कब तक ले सकता हूँ, तो उन्होंने बताया स्टेरॉइड की एक लिमिट होती है, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेंगे। मैं उसके बाद जब स्टेरॉइड बंद करेंगे, फिर कहते हैं उसके बाद जो आपका पीक ऐसे ऊपर गया था वो ऐसे ही ड्रॉप करेगा। मतलब आपकी जो नेचुरल था उससे भी खराब हो जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करी। उस ज़माने में गूगल था नहीं, फादर थे, ब्रदर था, हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, डैड के साथ के जो डॉक्टर ऑफिसर्स, अंकल लोग थे उस ज़माने में, तो उनसे मैं पूछता था कि स्टेरॉइड का, वो कहते थे बेटा गो नेचुरल, क्योंकि स्टेरॉइड में क्या है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। जब उन्होंने मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया तो उसने मेरे को काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि हमारे उस ज़माने में कैंसर का कोई इलाज नहीं होता था, वो तो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आई एम टॉकिंग, अगर आप 85-86 में देखो, अगर कैंसर है तो आपका श्योर शॉट आपकी लिमिटेड लाइफ है। तो उन्होंने जो मेरे को पहला साइड इफ़ेक्ट बताया था, जो डैड के जितने भी एयरफोर्स के, नेवी के, उनके जो बैच के जो जितने डॉक्टर थे ऑफिसर्स, तो वो बोलते थे बेटा जो उसका पहला साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ प्रोस्टेट कैंसर। तो वो मेरे को डिस्करेज कर गया। दूसरा उन्होंने मेरे को जो बहुत बड़ा फैक्टर बताया उस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट टीनेजर तो था मैं, 1985 फर्स्ट ईयर कॉलेज, और उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि भाई ऐसा है, इसका जो सबसे बड़ा और सबसे सेकंड जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है इम्पोटेंसी। अब आप एक टीनेज जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल खूब पीक पर है, उसको कोई बोले कि आप जो है इम्पोर्टेंट हो जाओगे, हाँ। तो वो बहुत बड़ा फियर फैक्टर है। नहीं, वो तो किसी के लिए भी मतलब फियर फैक्टर है। एग्जैक्टली। तो एक तो उसने रोक लिया, और तीसरा मेरा बड़ा क्लियर था कि मैं स्टेरॉइड तब लूँगा जब मेरे को कोई ये गारंटी दे के भाई ये जो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ गई, जब आप छोड़ दोगे तो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, हाँ, एटलीस्ट वहाँ चलती रहे। हाँ, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी। फिर मैंने 2-4 अपने साथ के लोगों को देखा, क्योंकि जब कंपटीशन में देखा तो वो तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन उसके 3 महीने बाद जब नेशनल ख़त्म हो गया, ऑफ सीज़न हुआ, 3 महीने बाद देखा तो जो मेरे से 2 kg हायर वेट कैटेगरी में लड़ रहे थे, मेरे से 2 kg लोअर वेट कैटेगरी टाइप उनकी लुक आ रही थी। तो मैंने कहा इतना चेंज कैसे आ गया? वो कहते हैं साइकिल बंद हो गया। मैं मतलब कहते हैं अभी वो स्टेरॉइड का साइकिल बंद हो गया है, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा कंपटीशन आएगा फिर स्टेरॉइड फिर पहुंच जाएंगे उधर। तो ये थोड़ा सा
मेरे को सूट नहीं तो किया। ये कॉम्पिटिशन्स में इट इज़ वेल टेकन कि ठीक है, मतलब कंपटीशन से पहले लोग अपना एज यू सेड साइकिल चलाएंगे और स्टेरॉइड लेंगे, वो अलाउड है मतलब इन दी स्पोर्ट? ऑफिशियली तो नॉट अलाउड है, और मे बी जो आपने मेरे से काफ़ी देर पहले एक सवाल पूछा था उसका आंसर अब आ रहा है। आपने बोला ना कि ये गेम क्यों नहीं आ पा रहा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। मेरे ख्याल से एक मेजर फैक्टर, मेजर रीज़न ये हो सकता है स्टेरॉइड यूज़, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस, और आप ले रहे हैं सप्लीमेंट्स जो कि किसी भी स्पोर्ट में अलाउड नहीं है। अगर आप आज देखें ओलंपिक्स में आपका डोप टेस्ट होता है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो यू आर स्ट्रिप्ड ऑफ योर मेडल, आपको मेडल नहीं मिलेगा। आप बल्कि बैन भी होते हैं साथ में, आपको बैन भी हैंड ओवर होता है। 3-3 साल का बैन भी हुआ है। 3-3 साल, 2-2 साल रशियन जिम्नास्ट का बैन हुआ था। हाँ जी, देखिए, तो इस तरह से अगर बाकी सारे स्पोर्ट्स में अगर बैन हो रहा है और इस स्पोर्ट में अगर मालूम है आपको कि रैम्पेंट यूसेज है, तो आई डोंट थिंक कोई भी गवर्नमेंट इस गेम को अब जैसे मिस्टर ओलंपिया है, वो आई थिंक बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी सबको पता है, एवरीबडी नोज कि भाई वहाँ स्टेरॉइड यूसेज है, इट्स ओपन, प्रो है, प्रोफेशनल है, स्टेरॉइड यूसेज है। मैं सिर्फ स्टेरॉइड के अगेंस्ट हूँ, गेम के नहीं। ये गेम मेरा पैशन है। करेक्ट। ओलंपिया मैं अभी भी उतनी चाव से देखता हूँ, उतना ही इंजॉय करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्रैटर्निटी के लोग कहीं इसको इस तरीके से लें कि कर्नल साहब जो है अपने ही स्पोर्ट के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा अभी भी लोगों से यही आग्रह होता है कि जितना नेचुरल रह सकें नेचुरल रहिए, क्योंकि नेचुरल आप रहेंगे तो आपके स्किन का ग्लो अलग रहेगा। आप पुराने ज़माने में देखिए, जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनके ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं कि एग येलो में जो है कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और वो लोग खाते थे और 90, 95, 100 तक जीते थे पुराने लोग। आजकल आप एग वाइट, एक बच्चा 6th क्लास का है, मेरे को ताज्जुब होता है कि मेरे को कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो उसको दिन में 3 एग्स देते हैं, एग वाइट्स। अब 6th क्लास के बच्चे को आप एग वाइट्स दे रहे हैं, आई डोंट सी द सेंस। और कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे जो मेरे एज के हैं या मेरे से थोड़े बड़े हैं या थोड़े छोटे हैं, वो कहते हैं उनको थोड़ा स्पाइन का इश्यू है, स्पॉन्डिलाइटिस का इश्यू है, L3 L4 का है, L4 L5 का है, किसी को डिस्क डीजनरेशन है, स्लिप डिस्क है, फ्यूज डिस्क बल्ज है। तो स्पाइन को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं मेडिकली उतना वो तो नहीं हूँ, इतना मेरे को पता है कि एनी न्यूरो सर्जन जो भी आपका स्पाइन का जो भी कर रहा है, वो अगर आपका स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, आपको एक सप्लीमेंट 100% आपको देखना, वो सप्लीमेंट रिकमेंड करके देगा, मेकोबालामिन। 1 टैबलेट 1500,000 उसका आपको 1 टैबलेट अ डे लेना है, और डॉक्टर बोलेगा 1 महीना लीजिए, बंद कर दीजिए। वो है क्या एक्चुअली मेकोबालामिन? अगर आप देखो, मेकोबालामिन इज नथिंग बट विटामिन B12 जो स्पाइन हेल्थ के लिए अच्छा है। एग येलो में B12 है। हाँ, बहुत भर भर के है। अब आप एग येलो नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, तो इट इज, मैं समझता हूँ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे मिथ्स हैं डाइट को लेकर। नहीं, एग्जैक्टली। मैंने भी अपने ऑडियंस को एक वीडियो बनाया था जिसमें डाइट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में यही लिंक बताया था कि ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड नहीं है। शायद आपको पता ना हो, मैं आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ। थैंक यू सर। ये आपको न्यूज़ होगी आज के लिए। बल्कि जब आपसे जब बात हुई तब पता चला कि भाई आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है इन चीज़ों में। मैं तो ये समझता था कि आप भी कोई पुराने प्रोफेशनल है और हम मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, जो हम कभी आपस में टकराए नहीं, क्योंकि आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। बॉडी बिल्डिंग का तो कभी किया ही नहीं, सोचा भी नहीं ना। जेनेटिक्स है जैसे कि आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा शौक बीच में हुआ था। एक्चुअली मैंने 2017 में एक बुक लिखी थी, Why Am I Fat, वो अमेज़ॉन पे पब्लिश हुई थी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ से थोड़ा सा शौक हुआ। फिर मैंने फिजिकल ट्रेनर का एक कोर्स किया था एंड न्यूट्रिशन का एक कोर्स किया था, तो वहाँ से फिर और रिसर्च करता रहता हूँ सर। स्टेरॉइड का हम बात कर रहे थे, तो स्टेरॉइड का एक तो ये 2-3 रीजंस थे जिन्होंने मेरे को रोका, और यही चीज़ मैंने अभी जब मैंने दोबारा कंपटीशन लड़ना शुरू किया 2017, 18, 19 में मिस्टर आसाम लड़ा, फिर उसके बाद मिस्टर नॉर्थ ईस्ट लड़ा, फिर इंडिया कैंप, फिर इंडिया, फिर एशिया। तो ये 3-4 साल में, इतने सालों के आफ्टर 30 साल के बाद कम बैक करने के बाद, तो उसमें और अभी के ज़माने में मैंने बहुत फ़र्क देखा।
एक तो अभी क्या हो गया कि 100% स्टेरॉइड यूज बोल सकता हूँ काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि, और अनफॉर्चुनेटली लगता है कि इवन जो बहुत यंग लोग हैं वो भी स्टेरॉइड का यूज़ करें। जो मैं बेसिक रीज़न देखता हूँ स्टेरॉइड यूज़ के लिए, वो ये है कि एक तो स्टेरॉइड सस्ता पड़ता है और शॉर्टकट है, फास्ट रिजल्ट है। क्योंकि देखिए बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा वो है कि अभी मान लीजिए आपकी हाइट कुदरती 6 फुट 3 इंच है या आप 6 फुट 4 इंच, आपकी जेनेटिक्स आपकी हाइट 6 फुट 4 इंच है, आप कभी बास्केटबॉल नहीं खेले। मैं आपको अपने सर्विसेज बास्केटबॉल और नेशनल बास्केटबॉल टीम के साथ अटैच कर देता हूँ 8 महीने के लिए। वो आपको आर्मी स्टाइल में जो बोलते हैं ना, भूत बना बना के खिला खिला के आपका रगड़ा दे दे के आपको अपने लेवल तक ले ही आएंगे। आपके पास एडवांटेज है हाइट और बेसिक अगर फ्लेयर होगा थोड़ा बहुत, बाकी वो लोग करेंगे एंड आप कर लेंगे। बट बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप कर नहीं सकते, बिकॉज क्या होता है आपका 4 महीने 5 महीने 6 महीने आप कर रहे हैं और आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो उससे क्या होता है आदमी गिव अप कर देता है। और एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मैं आपको बताता हूँ आज, जो मैंने पर्सनली इसको नोट किया है, जैसे मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में था, स्कूल में था, आई यूज्ड टू प्ले काफ़ी वॉलीबॉल वगैरह ये वो ट्रूप्स के साथ। हाई ऑल्टीट्यूड में पोस्टेड था मैं, एक जेड गली करके सेक्टर है तो ऊपर हमारी पोस्ट थी तकरीबन 17-18 हज़ार फुट पर हाइट पर, तो वहाँ ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। तो वहाँ आप चाहे कितने फिट हैं, कितने ज़्यादा सुपर फिट है, आप 5 कदम चलेंगे आपकी सांस फूल जाएगी। रीजन इज ऑक्सीजन बहुत कम है एयर में। करेक्ट। तो वहाँ क्या होता है जब आप आते हैं पोस्ट पे अक्लेमेटाइज होते हुए, अलग अलग आपको तो पता ही है, ऑल्टीट्यूड फेज वाइज आते हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती है। एडजस्ट होके फिर आप जब 3-4 महीने बाद फिर आप उस एरिया में आप आराम से आप सांस लेते हैं। लेकिन जो नीचे से नया आता है उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें एडजस्ट करने में, उसको टाइम लगता है। तो ऐसी जगह पर भी हमने वहां पर वॉलीबॉल का वो बना दिया था थोड़ा, बस वहां पर ये था कि वो वायर जो हमारा कैमोफ्लेज नेट होता है वो लगा लो, क्योंकि अगर आपने स्मैश मार दी और बॉल नीचे गई वो तो सीधा जाएगी 16,000 फीट नीचे, फिर आप बॉल ले आओ और मालूम पड़ा बॉल लेने जा रहे हो नीचे से मिलिटेंट आ रहा है ऊपर। तो ऐसे जगह पर भी आपके अंदर एक फ्लेयर है, भाई करना है मेरे को फिजिकल। और तो क्या होता है जब आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, चाहे आप कितनी टेंशन में हो, आप 3 दिन पेट्रोलिंग एम्बुश के बाद आए हो, या इतनी लाइफ मोनोटनस है। जैसे मैं जब हार्ट फील्ड एरियाज में पोस्टेड होता था तो कई बार ये होता था कि 2 महीने हो गए, आप सिविलियन तो भूल जाइए, आपको एक सिविल कुत्ता नहीं नजर आता सब। वही चेहरे, वही आपके जवान, वही आपके जेसीओज, वही आपके अफसर। दैट्स व्हाई तो क्या हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो उसमें जब हम वॉलीबॉल खेलते थे वो 1 घंटा, माइंड आपका एकदम फ्रेश हो जाता था, क्योंकि उस टाइम जब आप खेल रहे हैं, जो लोग खेल रहे हैं बाहर जो ड्यूटी दे रहे हैं पेरिफेरी में, उनकी बात अलग है। जो खेल रहे हैं उसके दिमाग में क्या होगा कि इस बार तो मैं स्मैश मारूंगा, है अगला सोचेगा कि तू कहीं भी मार मैं उठाऊंगा। सी उसका माइंड जो है पूरा गेम के अंदर है। वाइल बॉडी बिल्डिंग ऐसा, मैं इसलिए उसको स्पोर्ट भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है, आप सोचिए आप कर रहे हो और आप सोच रहे हैं अरे परसों फ़ोन करना था, फ़ोन नहीं किया। हाँ, फिर आप उधर से एक्सरसाइज करें, आप बोले अरे यार उसका आई हैड टू रिटर्न हिज मनी, ओ बाय गॉड पैसे वापस नहीं दिए। तो समझ रहे हैं आप, बहुत फ़र्क है। आप कोई जिम ज्वाइन करिए, आपको बहुत रेगुलर लोग नहीं मिलेंगे। जो आज बहुत रेगुलर है 4 महीने बाद दे विल डिसअपीयर, गायब। क्यों? क्योंकि आदमी इतना, एंड फिर वो बाद में सोचता है यार जो मैं 4 महीने यहाँ लोहे के साथ दिमाग खराब कर रहा हूँ, है जो अच्छी चीज़ है खाने की वो मैं खा नहीं रहा हूँ, और डिफरेंस तो ना के बराबर हुआ है। मैं वही तो कह रहा था पहले कि दिखना अच्छा सब चाहते हैं पर उतनी मेहनत नहीं करना, और बिकॉज इसके रिजल्ट्स बहुत स्लो है और बोरिंग है। हाँ। और बहुत, अब आप सोच, मेरे को तकरीबन 30 साल हो गए, मैंने 30 साल में आज तक समोसा नहीं खाया है। 30 साल हो गए मैंने बिस्किट नहीं खाया है। सीरियसली। और एक आइसक्रीम, मेरा अपना मानना यह है कि जैसे एनीथिंग दैट टेस्ट गुड इज बैड फॉर हेल्थ। ये तो है, आई ऑल्सो एग्री। है ना? तो अगर आप, और टेस्ट बट का क्या होता है, एडजस्ट हो जाती है। अब जैसे जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं जितने भी हैं अभी, रेलवेज के, सर्विसेज के, स्टेट्स के, मैं तो इनके लड़कों के साथ ही उधर रहता था स्टेज में। आप मानोगे बिना सॉल्ट का खाना 3 महीने, मेरे ज़माने में नहीं था, हम इतना नहीं करते थे। लेकिन अभी जब 2017, 18, 19, 20 में मैंने दोबारा कंपटीशन लड़ा,
क्योंकि मेरे साथ जिनके साथ मैं कंपटीशन लड़ रहा हूँ सारे वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ा। तो मैंने एक चीज़ देखी यार, अभी की कंपटीशन और तब में बड़ा फर्क आ गया। अभी ये लोग जीरो कार्ब में चले जाते हैं, भाई बॉडी को कार्ब डिप्लीट कर दो। अब क्योंकि आप कंपटीशन लड़ रहे हो, कम बैक कर रहे हो, फिर आर्मी भी देखती है। अब जैसे बाद में तो टुवर्ड्स लेटर ईयर ऑफ सर्विस 2015-16 के बाद थोड़े ऑफिसर्स आ गए। हाँ। 2-3 ऑफिसर्स हमारे, 2 आर्मी के आ गए, एक आधा एयरफोर्स का आ गए। आपके टाइम में ऑफिसर्स नहीं थे? उससे पहले मैं अकेला ऑफिसर था पूरे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। क्योंकि ऑफिसर इस तरह का गेम कहाँ खेलेगा? ऑफिसर लाइक गेम खेलेंगे, जैसे गोल्फ हो गया, स्कॉश हो गया, सेलिंग हो गया। बॉडी बिल्डिंग कहाँ टाइम मिलता है, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। मेरे को याद है, मैं हाई एल्टीट्यूड में भी जब था, वहाँ जहाँ ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम होती थी, जब मैं अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज हो गया था, क्योंकि मैं ऑफिसर कमांडिंग था, ओसी था, तो वहाँ पर क्या था, मेरे बगल में जो वहाँ से थोड़ी दूर जो पोस्ट थी, वहाँ पर EME बटालियन के जो ऑफिसर था, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो वो एक गाड़ियाँ रिपेयर्स, इक्विपमेंट रिपेयर, गन रिपेयर, उनका काम होता था। तो हाई एल्टीट्यूड पता है आपको, गाड़ियाँ काफ़ी वो होती हैं, कोई गाड़ी गिर गई तो उनके एक्सेल्स हो गए डैमेज। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, यार ये डैमेज एक्सेल का मेरे लिए कुछ बना दो। तो उसमें हाँ, अब वो गाड़ी तो कंडम है, लोहा है, तो एक्सेल है, उसमें वो वेल्डिंग कर पुरा के मेरे लिए बड़ा सा 3 अलग अलग साइज के बना दिए। मैं उसी से करता था हाई ऑल्टीट्यूड में। एक हमारे जनरल दलबीर सिंह सुहाग थे, हु वाज जो आर्मी चीफ थे, वो उस जमाने में मेरे, जब मैं वहाँ पर ओसी था, तो वो मेरे ब्रिगेड कमांडर थे। बहुत सुपर फिट थे, मतलब उनके साथ चलना आप ये लगा लो, मैं अच्छा मैराथन रनर उनके साथ नहीं चल सकता था जनरल सुहाग के साथ। तो ऐसी स्टीप क्लाइंब पे इतनी तेज चलते थे। लेकिन जब वो इधर आते थे, वो यहाँ पोस्टों पे तो सीधा बोलते थे वो इंजीनियर्स का ऑफिसर कर्नल धामी, वो उस टाइम पे तो मेजर थे। कहते हैं वो मेजर साहब को बुलाओ मेरे साथ, वो जाएगा मेरे साथ ऊपर। कहते हैं क्योंकि मेरे साथ पेस रख लेता है। तो 1-2 बार जब वो आए थे पोस्ट में, तो उन्होंने मेरा वो स्नो टेंट देखा, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, सामने ओसी का है, इधर उसका है, ये किसका है? तो मेरे SM साहब के मुंह से निकल गया, साहब ये साहब का जिम है। तो कहते हैं यहाँ ऊपर एक रुमाल लाना मुश्किल है, ये जिम कैसे ले आया? तो उन्होंने अंदर देखा तो कहते हैं ये क्या है? तो वो मेरे से वो बड़े खुश हुए थे, कहते हैं यार तुम ऐसे भी कर लेते हो, तेरे को टाइम मिलता है? मैंने कहा सर जब मिलता है मैं तब करता हूँ। तो सर एक चीज़ और बताओ, जैसे मैं भी जिम जाता हूँ, देख रहा हूँ कि आजकल जैसे आपने कंपटीशन की बात की, स्टेज पे जाना है, चलो ठीक है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, उस पर लोग ले रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पे भी मैं देख रहा हूँ कि जिम्स में लोग जा रहे हैं और शॉर्टकट में बस 5 महीने 6 महीने में लेके स्टेरॉइड और रैम्पेंट यूज है, मतलब रिकमेंडेशंस हैं कि ये नहीं ये ले लो। और आई थिंक ये इंस्पायर्ड शायद वो जो आजकल मूवीज़ में भी, हाँ, आमिर खान हो, सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान हो, और वो बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं कि एब्स एट 50, एब्स एट 60, तो शायद उससे इंस्पायर्ड है। क्या है? जैसे मैंने बोला, अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, हु डजंट वांट टू लुक गुड। अगर आप देखिए, फिटनेस इज ए इंडस्ट्री आज की तारीख में। हाँ, फिटनेस से ज़्यादा कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है। अब वहाँ हमारा सोसाइटी का जिम है, तो वहाँ पर ऑलरेडी ट्रेनर है जो 24/7 रहता है, मतलब उसकी शिफ्ट चेंज होती है। लेकिन वहाँ पर अगर 10 लोग वर्कआउट करने आ रहे हैं, कि 10 के 10 अपना पर्सनल ट्रेनर साथ में लेके आते हैं। तो ये अब आप देखिए, इतने पर्सनल ट्रेनर्स, और उन पर्सनल ट्रेनर्स से जब मैं बात करता हूँ कौन सा कंपटीशन लड़ा है, तो हम मानो कि 99% ऑफ देम उन्होंने कभी उस स्टेज पे गए नहीं है। नाउ अब उसको और क्लाइंट्स चाहिए, तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए। भाई अगर मैं ही कल के दिन, मेरी नॉलेज कम है, मेरे को फिजिक बनानी है, मैं पर्सनल ट्रेनर चाहता हूँ, तो सामने से 4 आ रहे हैं, एक जो सॉलिड लग रहा है मैं उसको लूँगा, तो उसको भी वैसा दिखना है। तो आजकल एक ये भी है। दूसरा क्या है, आजकल एक ट्रेंड देखता हूँ मैं, अगर आप देखें यूट्यूब जो शॉर्ट्स आते हैं आपके, इंस्टा शॉर्ट्स होते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। मैं भी काफ़ी देखता रहता हूँ बीच बीच में। तो ये जो रील्स अगर आप देखते हैं, अगर आप उन रील्स को ध्यान से देखें, उसमें लिखा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कॉमन है, आपको हजारों मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें दिखाएंगे एक लड़का जो नॉर्मल पतला है, फिर दिखाएंगे थोड़ा बहुत मसल हुए, फिर दिखाएंगे अच्छा हो गया, फिर अचानक दिखाएंगे एकदम बफ्ड है, फिर वो नीचे लिखेगा 2 years। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैं 40 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ साहब। तो अगर आप देखेंगे, इवन फॉरेन रील्स में अगर आप देखेंगे, उसमें दिखाते हैं सडनली एक लड़का जिसकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है। हाँ। आपको खुद बड़ी अच्छी लगेगी वो देखने में कि ये कितना इंप्रेसिव है। उसके बाद सडनली वो एक बफ्ड अप लगता है, जो आपको खुद पता चल जाएगा ये नेचुरल नहीं है। तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था यहाँ से लेके वो जो मिड सेगमेंट वाला, वो बहुत ब्यूटीफुल था। उसने लिखा है 1 year
वो कम से कम 6-7 साल का होगा, इतना मैं बता सकता हूँ। वो 1 ईयर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, 6-7 साल लगे तो यहाँ आया। वो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट थी जेनेटिकली, उसकी हेरिडिटी के हिसाब से, भाई ये तुम्हारा अल्टीमेट है। उसमें बहुत खूबसूरत लग रहा था, ही वॉज लुकिंग इम्प्रेसिव। उसके बाद फिर उसने स्टार्ट किया एंड देन ही बिकेम ये। प्रोज को वो अच्छा लगेगा, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन को में भी उतना इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। उनको क्या, आप और हम जो इतना करते हैं हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। आर्मी में जो फिटनेस है वो स्टेमिना, इंड्योरेंस पे ज़्यादा डिपेंड करती है। बिल्कुल। आई एम श्योर एक बॉडी बिल्डर को अगर आप बोलोगे कि 10 किलोमीटर भाग ले तो इट विल बी वेरी टफ फॉर हिम टू डू दैट। बहुत। तो आपने कैसे कोप अप किया ये रनिंग वाला सिस्टम जो सभी को पता है कि आर्मी में इतना ज़्यादा 10 km रन हो रही हैं और रूट मार्चेज हो रहे हैं, BPTs होती हैं, वो सब रन के साथ कैसे किए? वो मेरा एक बहुत टफ फेस था, क्योंकि क्या हुआ जब एकेडमी ज्वाइन करी, एक बात बताना रह गया आपको कि मेरे जितने भी साथ के बॉडी बिल्डर्स थे, गुरुजी प्रेमचंद, ये सारे थोड़े से नाराज थे इन द सेंस क्यों कहते हैं यार तुम इतने अच्छे पीक फॉर्म में हो, यू नो, और तुम अभी आर्मी में जा रहे हो, अभी तो तुम्हें और आगे जाना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में। हाँ। तब मैंने उन्हें बोला था सर मैं इसको प्रोफेशन नहीं बना सकता, और क्योंकि मैं एक जनरेशन ऑफ सोल्जर से आ रहा हूँ तो मेरे को आर्मी ऑफिसर ही बनना है। और वो जब मैं छोटा ही था मेरे दिमाग में तब से है। मैंने फादर को देखा है, ग्रैंडफादर को देखा है, अपने चाचा मामा, मेरे जितने कजन्स अंकल्स, सबको मैंने वर्दी में ही देखा है। तो मैंने कहा मैंने वर्दी तो पहननी है, और वर्दी पहननी है एज अ ऑफिसर पहननी है। तो फिर जब मैंने आर्मी ज्वाइन करी तो मेरे ब्रदर ने मेरे को पहले ही बोल दिया था, वो तो ऑलरेडी 87 आर्मर्ड में ऑफिसर थे। तो मेरे से कहते हैं बी प्रिपेयर्ड। मैं क्यों? कहते हैं 10 माइल है, 10 किलोमीटर भी नहीं 10 माइल। हाँ। दौड़ेगा? मैंने कहा कुछ भी करूंगा लेकिन करना तो है, फिट तो मैं हूँ। उस टाइम पे दिमाग में आया नहीं कि 10 माइल मीन्स ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर, मजाक थोड़ा है। साहब जब एकेडमी पहुंचे, जितने उस्ताद थे, इंस्ट्रक्टर्स थे, हमारे पीटीओ होते थे, वीरनाथ रावल सर, ही वाज द पीटीओ IMA के, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के। तो भी बड़े इंप्रेस थे मेरे से फर्स्ट डे। कहते यार कितना फिट कैडेट आया है। उस्ताद को बोले डेमो दिखाओ सबको कि चिनअप्स कैसे मारे जाते हैं। तो उस्ताद ने दिखाया, फिर एक एक करके सबको चिनअप्स लगवाए, तो कोई 10, कोई 12, 15। तो कहते हैं मैं तुम सबकी फिटनेस ये इंस्ट्रक्टर की तरह चाहता हूँ, इंस्ट्रक्टर कम से कम 30 मार सकते हैं। तो कहते हैं उस्ताद, वो कहते हैं साहब 30-35 मारेगा। तो कहते हैं एनीबडी जो 30-35 के ऊपर मारेगा। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो कहते हैं उस्ताद नया कैडेट है, आते ही चैलेंज कर दिया आपने। कहते तूने इंस्ट्रक्टर को चैलेंज किया यार, योर बैड टाइम स्टार्ट्स। मैं ये क्या हो गया? तो कहते हैं आ जा। तो चिनअप्स हुए, तो जहाँ वो रुके मैं चलता रहा 10-12 और। तो मैं एक तो जो पीटीओ थे उनका ब्लू आइड हो गया, कुछ स्टाफ का ब्लू आइड हो गया, लेकिन वो एक स्टार्ट था। उसके बाद अभी बैलेंस कहते हैं ना, अभी और कहानी तो बाकी है मेरे दोस्त। तो उसके बाद जब वो वहाँ जाके वो शूज़ इश्यू होते हैं आपको, ड्रिल के अलग और DMS अलग। अब वो ऑर्डिनेंस इश्यू पैटर्न, आपको जब जूता इश्यू हुआ तो आपका पैर का साइज़ है 8। अब वो 8 के हिसाब से आपको देखेंगे, वो एक्चुअली होगा 7। और फिर आप वहाँ बोलोगे उनको, तो क्लोथिंग वाले को बोलेगा सर ये ना आपका कैडेट, आपका ये जो है 1-1.5 महीने दौड़ोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, पैर पकड़ लेगा। अब उस टाइम फौज में ये नहीं बताया कि वो 1-1.5 महीने कैसे गुजरेंगे आपके। और सोचो आपने वो पहना और ऊपर से आपके पिट्ठू लगा दिया, वेट है उसके अंदर, हाथ में हथियार है, और बोला 10 किलोमीटर गो। और ऐसा नहीं कि मैराथन की तरह भाई अपने टाइम पे आ रहे हैं, पहला इनक्लोजर है, दूसरा लास्ट में आ रहे हैं, उसको भी कॉफ़ी मिल रही है। यहाँ पर ये होता है कि आप उस टाइम तक नहीं आए तो पीला झंडा डाउन, और आपका झंडा आप बाकी टाइम के लिए आप फिर दौड़ते ही रहोगे, क्योंकि आप भाई सेटिस्फैक्ट्री या फेल हो गए। तो जब वो दौड़ने लगा तो मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हुई। ये नहीं कि स्टेमिना नहीं था, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था। अभी आपका लैट्स जो है थोड़ा ऐसे है, तो क्या होता है रनिंग में वो इंटरफेयर करेगा लैट्स के साथ। अब मेरा जो वेस्ट है, जब एकेडमी ज्वाइन किया 28.5, और मेरा थाई 29 इंच, तो वेस्ट से बड़ी तो मेरी थाई थी। तो जब आप दौड़ रहे हो तो थाई आपस में रगड़ रही है, तो यू नो वहाँ छाले पड़ गए, पैर में अलग, यू आर नॉट, आपको यूज टू नहीं हो, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन धीरे धीरे, और फिर साथ में जितने बैचमेट्स होते हैं, वो आर्मी का एक आपको पता ही है, एक वो जो कॉमरेडरी है एक अलग ही दर्जे की होती है। वो कैरी करके ले जाते हैं कुछ भी करके। कोस्टमेट्स होते थे, वो कहते थे बस तू वहाँ हमें संभाल लेना, यहाँ हम तेरे को संभाल लेंगे, तू बस दौड़ साथ में। तो
ये होता था कि वो बॉडी नहीं लेकिन फिर वो जैसे हमारे आपको पता ही है मिलिट्री एकेडमी में बोलते हैं ना, जो 80 साल का कैडेट जाता है, 80 केजी का कैडेट जब घुसता है अंदर एकेडमी में, और यहाँ पर एक 55 केजी का, तो एक ओवरवेट है एक अंडरवेट है, लेकिन जब पास आउट होते हैं तो सारे के सारे 64 केजी बन के निकलते हैं मशीन की तरह। तो एकेडमी में वही है। रनिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप वैसे देखिए 100 मीटर्स रनर्स देखिए, वो कितना अच्छा मस्कुलर बिल्ट होता है ओलंपिक्स में, एशियन। एंड आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स देखिए, दे विल बी लीन बिल्ट होती है। तो विद मस्कुलर बिल्ट बहुत टफ था, तो तकलीफ बहुत हुई लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन मेरे को इंस्ट्रक्टर्स का, बैचमेट्स का बहुत सपोर्ट मिला। बहुत सारे लोग हैं जो जूनियर्स और सीनियर्स बोलते हैं कि 40 के बाद यार जिम मत करो, हमारे लिए सिर्फ योगा काफ़ी है, वॉकिंग कर लो, थोड़ा बहुत लाइट वर्कआउट करो, ज़्यादा जिम मत करो। एंड स्पेशली कुछ डेथ्स हुई हैं ऑफ लेट जिम में। तो उसका भी बताते हैं कि भाई कोविड के बाद कुछ तो भी असर आ रहा है। किसी को एवरेजली फिट भी रहना है तो उसको वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि जो मसल्स हैं वो आपके जॉइंट्स को और आपकी बोन्स को इंटैक्ट रखती हैं। बिल्कुल। अब बोन वेट खत्म हो जाएगा तो क्या, बट लोग समझते नहीं है। आपका क्या टेक है इसमें? बोलते हैं मसल अट्रोपी। अभी अगर मैं 1 महीना कहीं छुट्टी जाता हूँ, या कहीं जैसे लास्ट टाइम लंबे ट्रिप थाईलैंड के लिए चले गए थे, जिसमें मतलब 1 हफ्ता आप सिर्फ को समुई आइलैंड में थे, 1 हफ्ता उसके बाद आप सिर्फ यहाँ पर थे, फिर 1 हफ्ता आप पटाया में थे, मैं और वाइफ गए थे। तो उस टाइम पे नो वर्कआउट, और खाया खूब, जो मिला वो खाया। तो जनरल उसमें क्या होता है, जो जब आपका 0 वर्कआउट हो रखा है और आप खा भी रहे हो तो आपका वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा रिवर्स हो जाता है, वेट ड्रॉप होता है। जब आप वापस आते हो आपको लगता है अरे 7 केजी कम हो गए। तो ये बेसिक क्या है आपका, मसल अट्रोपी, वेस्टेज ऑफ मसल। तो अगर आप देखिए लिंक्ड है 40 प्लस के बाद या 50 प्लस के बाद आपका नेचुरल है कि बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाएंगे, तो मसल अट्रोपी होगी, मसल वेस्टेज होगा। तो बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये चेन ऑफ थॉट गलत है कि आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। हाँ, जो ये बोल रहे हैं मे बी उसको गलत तरीके से इवॉल्व किया है कि उनका ये कहना कि हैवी वेट ट्रेनिंग मत करो। एंड देयर आर कई वर्कआउट्स हैं जिनके मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, प्रोफेशनल होते हुए भी। कुछ मेरे बैचमेट्स वगैरह जब वो मेरे से बोलते हैं कर्नल हामिद या तू हेल्प कर, मैं ये करना है, ये मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, रूटीन बना दे। तो कहते मैंने पर्सनल ट्रेनर भी रखा है। मैंने कहा मेरे को अपना रूटीन भेजो। तो वो बताता है कि बैक के डे मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं वहीं पर सबसे बड़ा क्रॉस लगा देता हूँ कि डोंट डू डेडलिफ्ट। या आपकी पहले तो एज नहीं है डेडलिफ्ट करने की, राइट। और डेडलिफ्ट आप क्यों कर रहे हैं? आपका लोअर बैक एज इट इज स्पाइन आजकल ये बहुत है। करेक्ट। आइदर आप इंस्टा में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, लैपटॉप पे हैं, आपका स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऑलरेडी एंगल है, ऊपर से आप जो वो कर रहे हैं दैट्स नॉट गुड। तो इस तरह के वर्कआउट्स को अवॉइड करें। अभी जैसे हमारा आर्मी में आपको पता है बैटल प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट BPET, अब उसमें आपका टाइम्ड है, लोड है, वेपन है, आपको वो 20 मिनट के अंदर, 21 मिनट के अंदर उसको ख़त्म करना है। तो आपकी हार्ड रनिंग है। तो उस तरह की रनिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक एज के बाद। ब्रिस्क वॉक गुड, इंक्लाइन में आप वॉक कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मे बी रनिंग अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए, बट स्क्वाट्स ज़रूर मारिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 120 kg लगा के या 200 kg वेट लगा के स्क्वाट कीजिए, आप स्क्वाट्स तो करिए। आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। डोंट एक्सीड योर बॉडी वेट लिमिट्स, और बहुत ज़्यादा मत कीजिए, लाइट कीजिए, हाई रेपिटेशंस कीजिए। वेट ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, अंडर सुपरविजन कीजिए, और बहुत ज़रूरी है। ये गलत है किसी जो भी कहता है कि वेट ट्रेनिंग मत कीजिए। येस, योगा इज़ वेरी गुड। सबसे अनप्रिडिक्टेबल अगर आज की तारीख में कोई चीज़ है दैट इज़ लाइफ। कुछ नहीं कह सकते। 40 साल, 42 ईयर्स, 34 ईयर्स के एक्टर्स, मॉडल्स कोलैप्स कर रहे हैं, पीपल आर डाइंग इन द जिम। उसके कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन मैं कहता हूँ इज स्ट्रेस। आप 34 ईयर्स के हैं, आपको इन शेप में भी रहना है, आप मीडिया वर्ल्ड में भी हैं, आपको इतने सारे फॉलोअर्स भी चाहिए, आपको इतनी सारी लाइक्स भी चाहिए, आपको एक सो एंड सो शो में भी जाना है। यू नो, ये जो शोबिज वर्ल्ड है, तो शोबिज वर्ल्ड इट्स काइंड ऑफ एक आर्टिफिशियल लाइफ है। तो इसमें आपको अच्छा दिखना है बस। अब अच्छा दिखना है, अच्छा दिखने के लिए फिर आप बहुत कुछ करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड फैट बर्नर्स। हाँ, आमिर खान या ये सारे एक्टर्स हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करी है। आपने दंगल में उस तरह की फिजिक बना के ऐसी बना लेना, गजनी में ऐसे बन के ऐसे आ जाना, ये कोई जोक नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अप डाउन करना बॉडी के लिए ठीक नहीं, और ये नेचुरल पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है।
आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अप ले जाके डाउन लाना नेचुरल आप कर ही नहीं सकते। आपको फैट बर्नर्स लेने ही पड़ेंगे, स्टेरॉइड बेस्ड फैट बर्नर्स लेने पड़ेंगे, जैसे हाइड्रोक्सी कट है, काफ़ी है। तो अगर आप देखेंगे कई बॉडी बिल्डर्स, क्या 90% बॉडी बिल्डर्स को अगर आप बोलें कि ऑफ सीजन है, लेकिन जो है मैं परसों जो है एक कंपटीशन कराने के उसमें हूँ, मेरे पास काफ़ी फंड आ गया, मैं सोच रहा हूँ आई विल हैव अ कंपटीशन नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, सारे बैकआउट कर जाएंगे क्योंकि शेप में नहीं है, क्योंकि ऑफ सीजन है। तो सर चलने से पहले कुछ आपकी फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है फैमिली में और क्या अभी कर रहे हैं? वाइफ है मेरी, जैसे मैंने बताया कम फ्रॉम फैमिली ऑफ फोर्सेस, तो मेरी वाइफ है, वो भी उनके फादर जो हैं जनरल फोर्ड, वो भी फोर्सेस से ही हैं, महार रेजिमेंट। और आर्मी वाइफ होना भी कोई आसान काम नहीं है। जैसे मैंने तो बता दिया, मैं ऑल्टीट्यूड में था, यहाँ था, फील्ड में था, और 2 लड़के हैं। तो और लड़के आपको पता ही है, लड़के और लड़कियों में डिफरेंस, तो लड़के पालना फॉर आर्मी वाइफ इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन आर्मी वाइफ्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हस्बैंड तो होते नहीं। अगर आप देखो 2010 से लेके 2019 तक तो मैं 9 साल फील्ड में था लगातार, श्रीनगर से श्री गंगानगर से वापस श्रीनगर, वहाँ से अगरतला, वहाँ से तेजपुर। तो अभी बच्चे जब 12th क्लास ऑनवर्ड्स हैं तो आप उन्हें अपने साथ तो ऐसे मूव नहीं कर सकते, एजुकेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारा काम फिर वाइफ ने ही टेक ओवर किया। बॉयज़ भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है। तो वाइफ है, शी इज़ टीचिंग में है, वो वर्ल्ड आईवी स्कूल है विक्टोरियस किड्स, तो उसमें है पिछले 16-17 साल से। ओके। तो वो फिक्स्ड है। और एक और रीज़न है मेरा जॉब न करने का, क्योंकि वाइफ कर रही है। तो उसका रीज़न भी ये है कि उनका टाइमिंग मेरे को बड़ा पसंद आता है। वो सुबह 7:45 बजे जाती हैं और शाम को 4:30-5 बजे आती हैं। तो जब वो चले जाती हैं तो मेरा बेबीज़ डे आउट शुरू हो जाता है। हो सकता है कल वो छोड़ दे तो फिर मैं ज़रूर जॉब पकड़ लूँगा, क्योंकि क्या होता है साहब, 2 बर्तन साथ में रहेंगे तो बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एक बाहर है तो घर बहुत पीसफुल चलता है। एग्जैक्टली। तो वो वाइफ है, और वाइफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को, बच्चों से सपोर्ट मिला है, ब्रदर से। मेरे को ऐसा कोई नहीं दिखा आज तक जिसने मेरे को सपोर्ट न किया हो। मेरे ये एक्स्ट्रा, इसको मैं एक्स्ट्रा करिकुलर ही बोल सकता हूँ। फॉर ऑफिसर, इंडियन आर्मी ऑफिसर के लिए इस तरह का कोई स्पोर्ट परस्यू करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी मतलब मेरे बैचमेट्स हो गए, मेरे रेजिमेंटल ऑफिसर्स हो गए। हाँ, कुछ सीनियर सुपीरियर आपके बॉसेस होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, इतने तो आपके डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मिलेंगे। कई होते हैं वो कहते हैं भाई ही कैन नॉट रन, ये दौड़ नहीं सकता, बेकार है। तो फिर उसे बताना, अब आप क्योंकि आपके सुपीरियर है आपके, आप उन्हें ये तो नहीं बोल सकते सर दौड़ नहीं सकता, लेकिन हूँ तो मार्क्समैन, आदमी सामने खड़ा हो तो आपके पुतली के अंदर गोली मारूंगा, और सामने खाई आ गई तो जंप भी तो मारना है। वो तो मैं मार ही सकता हूँ। रस्सी है तो रस्सी में 4 सोल्जर्स को लेके उतर सकता हूँ, जो आप नहीं कर सकते। और दौड़ने का क्या मतलब है, दुश्मन आया दौड़ना ही थोड़ा है। हम दौड़ने वालों में से नहीं है, दौड़ाने वालों में से है। तो ये एक फर्क था। With that note, we'll conclude this podcast. Thank you so much, sir, for coming to our channel. Yes. And once again, thank you, sir. Thank you so much. You are doing a great job.